शुरू करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। 60,000 पैक्स को 2500 करोड़ रुपया देकर संपूर्ण भारत के पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, पैक्स के कंप्यूटराइजेशन से पैक्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ेंगे और साथ में नाबार्ड के साथ भी सीधा उनका जुड़ाव हो जाएगा। ऑडिट की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी और सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के बाद पैक्स कई प्रकार के नए व्यवसायों में जुड़ेंगे, जिससे इसकी वायबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने दूसरा काम किया, पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजा गया। जैसे पैक्स राज्य सरकार के सहकारिता कानून में आते हैं, परंतु सहकारिता मंत्रालय ने एक मॉडल कानून बनाया और सभी राज्यों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे आनंद है कि बंगाल और केरल छोड़कर सभी राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया और आज देश भर के पैक्स एक ही कानून से मान्यवर चल रहे हैं। पैक्स अब डेयरी भी बन पाएंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति भी बन पाएंगे और पैक्स ढेर सारे काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अब एफपीओ जो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी और प्रोप्राइटरशिप तक सीमित था, अब पैक्स एफपीओ का भी काम करेगा और 1100 पैक्स एफपीओ के नाम से रजिस्टर हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने एक प्रकार से 13 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया है। ढेर सारे सिलेंडर देने के कारण बहुत सारी वितरण करने वाली संस्थाओं की जरूरत खड़ी हुई है। अब पैक्स नए बायलॉज के हिसाब से एलपीजी का वितरण का काम भी पैक्स कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी देश के 60 करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इस रिटेल आउटलेट पर भी अब पैक्स का अधिकार होगा और पैक्स रिटेल आउटलेट भी कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों के लिए जेनरिक दवाइयों के दुकानें खोली है, जिसको जन औषधि केंद्र के नाम से पूरा देश जानता है। ये जन औषधि केंद्र पहले पैक्स नहीं चला पाते थे, अब पैक्स जन औषधि केंद्र भी चला पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, रुपे क्रेडिट कार्ड पहले पैक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं था, अब विगत महीने जो निर्णय हुआ है, इससे रुपे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पैक्स के मेंबरों को दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए हर घर में नल से जल का कार्यक्रम किया है। नल से जल तो पहुंचाएंगे, मगर ये यंत्रणा को अगर नियमित रूप से कोई मेंटेन नहीं करता है तो जल आपूर्ति आबाद तरीके से नहीं चल सकती है। जल आपूर्ति को आबाद तरीके से चलाना है तो एक पानी समिति चाहिए जो गांव की पानी की वितरण की व्यवस्था को मेंटेन करे। अब पैक्स ये पानी समिति बनकर वितरण व्यवस्था का भी काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ पैक्स को हमने एक भंडारण क्षमता के साथ जोड़ने का भी काम किया है और पैक्स अब भंडारण का भी काम करेंगे। जो एफसीआई किराए पर लेगी तो गांव का अनाज गांव में ही भंडारण होगा और गांव में ही गरीब के घर में बिकेगा। तो इससे पैक्स को एक नए प्रकार की इनकम का फायदा होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, गत बजट में मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मोदी जी ने सालों से सहकारिता के साथ अन्याय होता था, कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट दो टैक्स अलग थे। मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने
गत बजट में सहकारिता समितियां और कॉरपोरेट कंपनियों के टैक्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। सहकारी समितियों के आयकर पर लगने वाले अधिभार में कटौती कर दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 369 एसटी के तहत नगद लेन देन में भी 2 लाख तक की परमिशन दी है, जो पहले 20,000 तक ही थी। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी बैंकों को जो कठिनाइयां पड़ती थी, मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करता हूं, इसको वन टाइम सेटलमेंट करने का अधिकार अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही कोऑपरेटिव बैंकों को दे दिया गया। इसके साथ साथ नई 10% नई ब्रांच अगर खोलनी है तो रिजर्व बैंक की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएसएल लक्ष्यांकों के प्रति भी समय सीमा 3 साल तक बढ़ाने का काम किया है, जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। आरबीआई में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के समस्याओं के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नामित किया गया है। आरबीआई ने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अब नेशनलाइज और प्राइवेट बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों को भी परमिशन दे दिया है, तो वो डोर स्टेप सेवाएं भी दे पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के किसान अपने गन्ने को कोऑपरेटिव मिलों में बेचते हैं, मगर जब गन्ने मिल की नफा किसान के पास जाता था तब 30% इनकम टैक्स काटा जाता था और किसान के गाढ़े पसीने की कमाई इनकम टैक्स में चली जाती थी। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान को देने वाले मुनाफे पर से टैक्स को पूर्णतया सिर्फ हटा दिया है। इतना नहीं, पास्ट में जो टैक्स लिया था वो 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपया वापिस देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, 3 नई बहुराज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई है। पहली बहुराज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटी किसान की उपज को निर्यात करने के लिए प्लेटफॉर्म के नाते काम में आएगी। किसान में अगर वो उपज, उसकी प्रोडक्ट को, उसके क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसको जाना पड़ेगा, परंतु किसान के पास ना इतनी क्षमता थी, ना इतना ज्ञान था, ना इतनी पूंजी थी। तो किसान अगर सब कुछ पैदा करता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। किसान अगर जीरा उत्पादन करता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था। अगर वो लौंग उत्पादन करता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था। वो इलायची उत्पन्न करता है तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। ये निर्यात समिति एक किसान का 100 किलो से ज्यादा जो भी मटेरियल होगा इसको एक्सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म बनेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण बनेगी। इसके साथ साथ हमने एक और सहकारी समिति बनाई है जो बीजों के उत्पादन में छोटे किसानों को जोड़ेगी। अब तक बीज के उत्पादन में बड़े किसान ही जुड़ पाते थे, परंतु अब सहकारी समिति की प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से ये बहुराज्यीय बीज उत्पादक सहकारी समिति 1 एकड़ या आधा एकड़ का किसान को भी बीज उत्पादन के साथ जोड़ेगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ वो सहकारी समिति सारी फॉर्मेलिटी करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने खाद के प्रयोग को कम कर करोड़ों हिंदुस्तानियों और दुनिया भर के स्वास्थ्य को ठीक करने का बीड़ा उठाया है। धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए ऑर्गेनिक क्रॉप बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती बढ़ रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो रहा है। मगर आज किसान प्राकृतिक खेती तो करता है, परंतु इसको अपनी प्रोडक्ट का उचित दाम नहीं मिलता है। तो एक नई सहकारी समिति भारत सरकार ने बनाई है
जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का देश और दुनिया में मार्केटिंग कर कर किसानों को उचित भाव दिलाने का काम करेगी। हमने सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी चीनी मिलों को एनसीडीसी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का लोन देकर इथेनॉल संयंत्र लगाने का भी हमने फैसला किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी शिक्षण के लिए आने वाले दिनों में भारत सरकार एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का बिल लाकर राष्ट्रीय स्तर पर नई सहकारिता प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है, जिससे ये सारी गतिविधियों में आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सहकारिता का कोई डेटाबेस नहीं था। हमने तय किया कि 8 लाख समितियां और इसके साथ साथ ड्राई एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कहां पर सहकारी समिति नहीं है, इसको इंगित करने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी डेटाबेस बनाएंगे। ये राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का काम शुरू हो गया है। मुझे सदन को बताते हुए आनंद होता है कि 95% काम समाप्त हो गया है। इस विजयादशमी के पहले हम राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को प्रधानमंत्री जी के हाथ से ऑनलाइन करने का काम करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2003 के बाद कभी सहकारी नीति नहीं आई। जब अटल जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब सहकारी नीति आई थी। 2003 से 2020 में कभी सहकारी नीति नहीं आई। हम विजयादशमी के पहले ज्यादा से ज्यादा दीपावली के पहले नई राष्ट्रीय सहकारी नीति भी लेकर आएंगे, जो आने वाले 25 साल का सहकारिता का मानचित्र समग्र देश और दुनिया के सामने रखेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने केंद्रीय पंजीयन कार्यालय को कंप्यूटराइज करने का काम किया है और आज इस सबकी आगे की कड़ी में मैं आज का एक विधेयक लेकर आया हूं। वो विधेयक पर मैं आप बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जोर से बोलो, जोर से। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों को इस 9 साल में गरीबी से मुक्त करने का बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया।